Hello students, how are you? So our next topic for the video lecture will be the replication. So we are going to discuss replication in detail. Replication is studied in the chapter molecular basis of inheritance in the 12th class, and it is a very important topic for the NEET point of view, as many questions have been asked from this topic in last previous year NEET MCQs. Okay, so first of all, let's shift your focus on this topic, replication. What do you understand by the replication? Replication is the formation. It is the formation of a copy of a DNA molecule एक डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी बनने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन बोलते हैं. ओके, और हम इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, और क्या एक समझने के लिए हम इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए. जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए है, आपकी सेल्स के अंदर पहले से जो डीएनए मौजूद, सेल्स के अंदर पहले से जो डीएनए सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वहीं से एक नए डीएनए की सिंथेसिस करने की ही प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं. तो डीएनए से डीएनए बनने की ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है. तो हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कैसे इनिशिएट किया जाता है एक ओवरऑल तरीके से. फिर हम रेप्लिकेशन को डिटेल में देखेंगे कि रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, किस किस स्ट्रैंड पे कैसे कैसे रेप्लिकेशन को प्रोसीड किया जाता है. तो सबसे पहले हम ओवरऑल एक प्रोसेस देखते हैं कि रेप्लिकेशन को कैसे करवाया जाता है, कि कैसे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होती है, उसका क्या मॉडल है. सो देखिए, डीएनए के आप सभी को पता है कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, टू हेलिकल स्ट्रैंड्स which are anti-parallel in nature. It's 5 prime, so it will be 3 prime, and it's 3 prime, and it's 5 prime. So these are the parental strands. These are the two parental strands of a DNA molecule. Now what will happen in these two parental strands? These two parental strands will separate from each other. These two parental strands will separate from each other and act as a template strand. मीन्स अब होगा क्या कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कोइलिंग, जो इनकी कोइलिंग है टूट जाएगी. उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे यहाँ पे ए है, एडेनिन है, वो पेयर कर रहा है थाइमिन के साथ. ओके, ग्वाइनाइन है, वो पेयर कर रहा है साइटोसिन के साथ. ठीक है सर. अब क्या होगा कि जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं बेटा, ए और टी के बीच में 2, जी और सी के बीच में 3, ये क्या कर जाएंगे बेटा? ब्रेक कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे. ब्रेक करने के कारण ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और किसकी तरह एक्ट करने लगेंगे? एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड. सो व्हाट विल हैपन? इट विल हैपन लाइक दैट. These two template strands are away from each other. दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. ठीक है सर, ये दो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए. ठीक है, अब इन दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड से बेटा क्या होगा कि हर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक नए डीएनए के मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? सिंथेसिस हो जाएगी. एक नए डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा बेटा? सिंथेसाइज हो जाएगा. एक नए डीएनए का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सिंथेसाइज. सो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर से मार्क्ड है ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है. कैसा स्ट्रैंड है बेटा? पेरेंटल स्ट्रैंड है. ओके सर, ठीक है. ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम. और सर ये दूसरा जो ब्लैक कलर से इंक किया हमने, ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड है. सेम ऐसे ही इसमें, इसके अंदर भी बेटा, इसके अंदर भी क्या होगा? एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा आपका और एक डॉटर स्ट्रैंड होगा. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि जो हमारे नए डीएनए के मॉलिक्यूल जो बने हैं यहाँ पे दो, इन दोनों ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा कैसा स्ट्रैंड है बेटा? डॉटर स्ट्रैंड है. तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है. कैसी है बेटा?
सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सर हम कैसे कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव है? ये इसलिए कहा हमने क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन हो रही थी, न्यू स्ट्रैंड्स contains one parental strand, one is the parental strand, and another or you can say one daughter cell and daughter strand. That's why the replication model is the semi conservative in nature. सर ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि रेप्लिकेशन क्या होती है। वो सिंथेसिस होता है, एक नए डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए होता है उसी से। उसकी जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद उनके ऊपर डॉटर स्ट्रैंड्स आके लगते हैं, और वो डॉटर स्ट्रैंड्स लगते हैं तो जो नेचर होता है, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसका सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि नए स्ट्रैंड्स जो बने उनमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। आगे बेटा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है ये दिया किसने था? इसको प्रूव किन लोगों ने किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका जो नेचर होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो हम बेटा इसको अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो यहां तक क्लियर हो तो मैं इसको रब कर दूं यहां से। ओके, ठीक है बेटा। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, मिशेल्सन एंड स्टॉल, एंड सेकंड इज द टेलर। मिशेल्सन एंड स्टॉल एंड सेकंड इज द टेलर। तो देखिए बेटा, तो दो लोगों ने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है सर, ये बेटा दो लोगों ने प्रूव किया था। किन किन ने प्रूव किया था? ये प्रूव किया था मिशेल्सन एंड स्टॉल, एंड सेकंड वन वाज द टेलर। ठीक है सर। सर दो लोगों ने प्रूव किया था, तो दोनों ने कैसे अलग अलग प्रूव किया था? क्या क्या इनके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे? कैसे कैसे इन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है? तो बेटा देखो, जो मिशेल्सन एंड स्टॉल थे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं वो कौन कौन सी ली थी बेटा? इन्होंने एक तो ई कोलाई को लिया था। ई कोलाई इज द इसीरेशिया कोलाई, इट्स ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वन इज द ई कोलाई, एक इन्होंने ई कोलाई को लिया था। दूसरा इन्होंने क्या चीज ली थी? इन्होंने CaCl, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन का यूज किया था चीजों को सेपरेट करने के लिए। CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन का यूज किया गया था। ठीक है सर। तीसरी चीज उन्होंने क्या यूज की थी बेटा? इन्होंने यूज किया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप, दैट इज N15। ये हैवी आइसोटोप इन्होंने यूज किया था। ठीक है सर। और सर जो मिशेल्सन एंड स्टॉल ने डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था बेटा, वो स्पेशली प्रोकैरियोट्स के लिए दिया था। इन्होंने किसके अंदर प्रूव किया था ये चीज? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रूव की थी बेटा, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो सर अब टेलर के ऊपर है, ये टेलर ने अलग कैसे किया था? तो टेलर के जो बेटा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे, टेलर का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बेटा वो क्या था? वो था विशिया फाबा, एक प्लांट का नाम बेटा, विशिया फाबा बीन्स का यूज किया था इन्होंने, विशिया फाबा इनका यूज किया था। तब देखिए ई कोलाई प्रोकैरियोटिक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था किसका बेटा? मिशेल्सन एंड स्टॉल का। यस। टेलर ने क्या किया? टेलर ने अब एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिया, दैट इज विशिया फाबा। यस, क्या लिया था? विशिया फाबा। यस, वेरी गुड। अब सर और क्या क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे बेटा? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यही था, इन्होंने इतना ही बताया वो आपके एनसीईआरटी के अंदर, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद इन्होंने जो प्रूव किया था
ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रूव किया था, ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रूव किया था। जो डीएनए रेप्लिकेशन है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये इन्होंने यूकैरियोट्स के अंदर प्रूव किया था। दूसरी चीज सर, इन्होंने तो हैवी आइसोटोप लिया था, इन्होंने तो हैवी आइसोटोप लिया था, तो इन्होंने क्या लिया था प्रूव करने के लिए? इन्होंने क्या लिया था बेटा? इन्होंने लिया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया था? वो लिया था बेटा थाइमिडीन। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया था बेटा? थाइमिडीन। ये दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ये आपको क्लियर करके चलना है। तो मेसल्सन एंड स्टाल ने यूज किया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, एंड टेलर ने क्या यूज किया था? थाइमिडीन, दैट इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा ऐसे कि मेसल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था उसमें क्या यूज किया गया था? हैवी आइसोटोप, और इसके अंदर क्या यूज किया गया था बेटा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है। अब जो आपके एनसीईआरटी में या आपके जो नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, वो मेजरली इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं, मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट से। मेसल्सन एंड स्टाल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अभी हम बेस बना रहे हैं किसके लिए? रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले रेप्लिकेशन के बारे में जाना कि रेप्लिकेशन असल में होती क्या है। फिर हमने जाना कि उसका एक ओवरऑल सिंपल सा प्रोसेस क्या है। उससे हमें क्या पता चला कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव होती है तो सर इसके बारे में बताया किसने था? इसके बारे में किसने बताया बेटा? मेसल्सन एंड स्टोल ने और टेलर ने बताया। मेसल्सन एंड स्टोल ने प्रोकैरियोट्स में बताया, टेलर ने इसको यूकैरियोट्स में एक्सप्लेन किया था। अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट, दैट इज मेसल्सन एंड स्टाल, जो किसमें दिया हुआ बेटा? एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। मेसल्सन एंड स्टाल ने कैसे प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेसल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने शुरुआत के अंदर, अब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो क्लियर है, चलिए एक साइड में इन चीजों को लिख ही लेते हैं ताकि बार बार में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एक ही जगह पे पूरा एक्सपेरिमेंट आपका आ जाएगा। तो इसके जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे, इसके जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे, एक बार दोबारा से लिखेंगे। तो अभी हमने लिखा, तो एक बार सभी बच्चे बोल लेंगे क्या लिखा हमने? सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? यस, इकोलाई। वेरी गुड, इट इज इकोलाई। नेक्स्ट यू, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था बेटा? यस, इट्स द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N15. वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट, CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन। ये चीजों को सेपरेट करने के लिए किया गया था कि चीजों को, अब जब डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो हम उन्हें सेपरेट आउट कैसे करेंगे। तो डेंसिटी के ग्रेडियंट के बेस पे सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया गया था और तब इन चीजों को सेपरेट किया गया था। अब कैसे किया था सर इन्होंने? तो वो देखिए बेटा, इन्होंने शुरुआत में क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है बेटा, एक बीकर ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली इन्होंने, ठीक है सर, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इसके अंदर इकोलाई है, इकोलाई, और एक आप कह सकते हो कि इकोलाई का डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इस डीएनए को NH415Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखा। अमोनियम क्लोराइड के अंदर अब जो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज किया गया था, कौन सा आइसोटोप यूज किया गया था? हैवी आइसोटोप। अब इस डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सेवरल जनरेशंस तक मल्टीप्लाई करवाया गया। सेवरल जनरेशन तक रेप्लिकेशन होती गई। तो एट लास्ट तुम्हें क्या मिलेगा कि जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर ये N15 इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, उस N15 उस डीएनए के अंदर मिक्स हो जाएगा। कैसे मिक्स हो जाएगा सर? ये डीएनए के अंदर क्यों मिक्स होगा और N15 ये Cl क्यों मिक्स नहीं होगा? ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर N15 ही मिक्स हुआ ना, ये Cl मिक्स हुआ ना, ये कुछ और, ऐसा क्यों? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब तुम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तुम लोगों ने, तो उस टाइम पे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है,
यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, यस सर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये 5 कार्बन की। ठीक है बेटा, इस 1 नंबर के कार्बन से हम हमेशा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ऐड करते थे वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। और वो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते थे? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सभी को क्या करते थे? ऐड करते थे। इन्हीं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसीलिए वो नाइट्रोजन रिप्लेस कर दी जाती है इस N15 के मॉलिक्यूल के द्वारा। नॉर्मल डीएनए के अंदर वो नाइट्रोजन N14 होता है, वो नॉर्मल आइसोटोप होता है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? N15 ले रहे हैं। ये N15 इस N14 को क्या कर देता है बेटा? रिप्लेस कर देता है। इसीलिए ये N15 का मॉलिक्यूल इस डीएनए के अंदर क्या कर जाता है? इनकॉर्पोरेट कर जाता है, मिक्स हो जाता है, जब इसको सेवरल जनरेशन तक क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई कराया जाता है। वेरी गुड, समझ गए? ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम आगे चलेंगे, ध्यान बनाए रखेंगे अपना बोर्ड पे। लेट्स अस फोकस अगेन। यस स्टूडेंट्स, नाउ जब सेवरल जनरेशन तक इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि जो N15 है, N15 विल इनकॉर्पोरेट इनटू द डीएनए के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो एट लास्ट हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि जो हमारे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स N15 लेबल्ड हो जाएंगे बेटा। वो दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे? N15 लेबल्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? N15। वेरी गुड। अब ये कि हैवी डीएनए बन गया है। तो क्यों बन गया है हैवी डीएनए? क्योंकि इसके अंदर जो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वो क्या कर गया है? मिक्स कर गया है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। फिर आगे इन्होंने क्या किया? मिशेल्सन एंड स्टाल ने इस डीएनए को लिया, इस डीएनए स्ट्रैंड को लिया इन्होंने, जो कैसा था? एक हैवी आइसोटोप था, जो एक हैवी आइसोटोप था N15 दोनों स्ट्रैंड्स कैसे थे? N15 थे बेटा, N15 थे। अब फिर इन्होंने क्या किया? इस मॉलिक्यूल को, इस डीएनए के मॉलिक्यूल को 20 मिनट के लिए, इकोलाई के इस डीएनए के मॉलिक्यूल को 20 मिनट के लिए नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, नॉर्मल आइसोटोप के अंदर, दैट इज N14H4Cl। अब क्या होगा? देखो, पहले जब हमारा मीडियम कैसा था? NH4Cl15 हैवी आइसोटोप का था, सेवरल जनरेशन तक मल्टीप्लाई कराया था। इसी वजह से जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स थे उसके अंदर क्या लेबल्ड हो गए थे? वो बेटा N15। अब की बार हमने सेवरल जनरेशन तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन, 20 मिनट्स इज इक्वल टू 1 जनरेशन, इक्वल टू 1 जनरेशन, एक बार मल्टीप्लीकेशन 1 जनरेशन इन ई कोलाई। क्योंकि ई कोलाई का जो मल्टीप्लीकेशन पीरियड होता है वो 20 मिनट्स, वो 20 मिनट्स है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, इसीलिए 1 जनरेशन तक। ठीक, अब क्या होगा? अब ये होगा सर, अब हुआ ऐसे, इन्होंने ये देखा कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड अलग हुआ, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड अलग हुआ। ठीक है सर, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम था। ठीक है सर, और जो दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल बेटा वो डीएनए का मॉलिक्यूल अब की बार N14 लेबल्ड होगा। कैसे लेबल्ड होगा? N14। और सर इन्हें कैसे पता चला कि ये N14 लेबल्ड है, ये N15 लेबल्ड है? तो बेटा इन्होंने ये चीज अब काम में आएगी, CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन। देखिए, जब इस वाले मिक्सचर को आप CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन के अंदर जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये होगा कि ये आपको बैंड्स के रूप में दिखाई देगा। मान लीजिए ये आपकी वो एक ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जिसे बोलते हैं। अगर आपका डीएनए के अंदर दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो N15 लेबल्ड है तो डीएनए हैवी हो जाएगा बेटा। हैवी क्यों? क्योंकि हैवी आइसोटोप है। हैवी चीजें हमेशा कहां सेटल डाउन करती हैं? जब डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर सेपरेशन होगा, जब बॉटम ऑफ द ट्यूब। यस, कहां पे? बॉटम ऑफ द ट्यूब। तो ये किसके लिए हो जाएगा बेटा? हैवी डीएनए के लिए। किसके लिए? हैवी डीएनए के, N15 लेबल्ड डीएनए के लिए। किस डीएनए के लेबल्ड? N15 लेबल्ड डीएनए के लिए। ठीक है सर। फिर जो बीच में आएगा बेटा वो हाइब्रिड डीएनए होगा। वो कैसा डीएनए होगा बेटा?
हाइब्रिड डीएनए। सर ये हाइब्रिड डीएनए क्या होता है? हाइब्रिड डीएनए बेटा मतलब जिसके अंदर N14 के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और जिसके अंदर N15 के भी क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। यस, तो जो हम यहां पे देख रहे हैं पहली जनरेशन के बाद, ये दोनों के दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं बेटा? यस, ये हाइब्रिड डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हैं ये? हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब सर जो लाइट होगा वो तो हम समझ गए, वो कहां पे आएगा? जो लाइट डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, जो N14 लेबल्ड से था, लाइट डीएनए का मॉलिक्यूल, वो सबसे ऊपर फॉल करेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे ऊपर आएगा। ठीक है बेटा? तो ये था आपका मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कुछ इस तरीके से किया था। अब हम इसी दोनों स्ट्रैंड्स को लेके एक बार और मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। इन्हीं दोनों स्ट्रैंड्स को लेके एक और बार क्या करा सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं इसी की, और फिर देख सकते हैं कि हमारे पास हैवी डीएनए कितना आएगा, लाइट डीएनए कितना आएगा और हाइब्रिड डीएनए कितना आएगा। ठीक है बेटा? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम इसको आगे लेके यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, लेट्स गो। ओके ओके, तो हम इसके बेटा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको सेवरल जनरेशंस तक मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि कितना लाइट डीएनए होगा, कितना हैवी डीएनए होगा और कितना हाइब्रिड डीएनए होगा। तो हमें जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे। ठीक है सर। तो सर क्या था? ये बेटा आपके दो स्ट्रैंड्स थे, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। दिस इज अनदर 5 प्राइम 3 प्राइम। दोनों कैसे थे? ये N15 लेबल्ड थे, ये भी N15 लेबल्ड है। ठीक है, ये हमारी पहली जनरेशन तक की बात है बेटा। फिर हमारा ये आया था, ये N14 लेबल्ड था और ये N14 लेबल्ड था। ठीक है, ये आपका 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ओके, ठीक है सर। ये दोनों ही कैसे थे हमारे पास? दोनों ही सर हमारे पास लाइट डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे। ये हमारी फर्स्ट जनरेशंस थी। ये हमारी कौन सी जनरेशंस थी? फर्स्ट जनरेशन थी इकोलाई। अब क्या किया? इस इकोलाई को NH4Cl नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर ही दोबारा से 40 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा और फिर से क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि अब एक डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करने के लिए कितने देर लेगा बेटा? 20 मिनट। यस, इसीलिए इसको कितनी देर रखा? 40 मिनट। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्या होगा। फिर से वही होगा कि जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट कर जाएंगे, उनके ऊपर नए डॉटर स्ट्रैंड्स आने लग जाएंगे और जिस मीडियम के अंदर वो हैं उसी आइसोटोप के नाइट्रोजन उसके ऊपर लगेंगे। ठीक है बेटा? तो अब होगा क्या? पहले डीएनए के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो सेपरेट हो जाएगा। ये हमारा एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम सेपरेट हो गया। अब दूसरा स्ट्रैंड भी जिस इस डीएनए का मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा? यहां से सेपरेट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। चलो, ये एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। अब हम दूसरे को कर लेते हैं। दूसरे में भी सेम यही होगा कि एक क्या हो जाएगा? सेपरेट, और दूसरा भी क्या हो जाएगा बेटा? सेपरेट। तो अभी पता चल ही गया होगा आपको कि जो हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, सॉरी ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, सॉरी, जो हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं वो N14 को डिनोट कर रहे हैं, और जो ब्लैक कलर से है हमारा, ब्लैक मार्कर से है, वो हमारा N15 लेबल डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, तो अब NH4Cl, यहां पे भी इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इसको भी सेम कलर से कर देता हूं, N14 के ही कलर से। ओके बेटा, ठीक है यहां तक। अब क्या होगा? अब जो नए जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे जिन्हें हम डॉटर स्ट्रैंड्स बोलेंगे, वो डॉटर स्ट्रैंड्स किस आइसोटोप से लेबल्ड होंगे बेटा? N14 आइसोटोप से लेबल्ड होंगे। तो ये N14 3 प्राइम 5 प्राइम, ये N14 से, ये भी N14 से ही होगा 3 प्राइम 5 प्राइम, ये भी N14 से ही होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, ये भी N14 से ही होगा सर, ये भी 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम। तो बेटा यहां पे अब हमें सेकंड जनरेशन के अंदर पता लगाना है कि हमारे पास लाइट डीएनए की कितनी परसेंटेज है। ओके जी, हैवी डीएनए हमारे पास कितना है? हैवी डीएनए हमारे पास कितना है? और हमारे पास लास्ट में लाइट डीएनए, सॉरी, हमारे पास हाइब्रिड डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और स्ट्रैंड्स हैं, कितना परसेंटेज है इसका। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर
आपको अभी हमें देना है। चलिए पहला मॉलिक्यूल का, पहले डीएनए के मॉलिक्यूल को देखिए, इसके अंदर N14 भी है, इसके अंदर N15 भी है, मतलब कि ये कैसा दिखाई देगा आपको, ये कैसा स्ट्रैंड है, ये एक हाइब्रिड स्ट्रैंड है। यस, कैसा है, हाइब्रिड स्ट्रैंड है। ये दूसरे वाला स्ट्रैंड कैसा है सर, इसके अंदर तो दोनों ही ब्लू कलर से है, और दोनों ब्लू कलर्स का मतलब N14 मतलब लाइट डीएनए, N14 मतलब लाइट डीएनए। वेरी गुड। अगले वाला सर, अगले वाले में भी सर एक हैवी है और एक लाइट आइसोटोप से लेबल्ड है, तो सर ये भी हमारे पास कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। कैसा होगा बेटा, हाइब्रिड होगा। ठीक है सर। अब जो लास्ट हमारा स्ट्रैंड बचेगा, इसके अंदर भी दोनों हैं, दोनों लाइट है सर, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, लाइट ही होगा, लाइट डीएनए ही होगा। तो अब आप यहाँ पे परसेंटेज देख पा रहे हो बेटा कि 50% हमारे पास क्या आए हैं बेटा, हाइब्रिड आए हैं, और 50% ही हमारे पास क्या है बेटा, लाइट आए। 50% क्या है, लाइट, एंड 50% क्या है, हाइब्रिड। मतलब अब की बार हमें हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल नहीं मिला। अगर हम इसको आगे फिर से रेप्लिकेट करेंगे तो उसके अंदर चांसेस हैं कि हमारा क्या आए, हैवी डीएनए आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी रेप्लिकेशन की, मेसेल्सन एंड स्टोल की। इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मिलते हैं आपको, वो बार बार आपको, या आप यहाँ पे सॉल्यूशन चेंज कर सकता है कि वो इन्हीं डीएनए के लाइट डीएनए, सॉरी ये हाइब्रिड डीएनए था, सॉरी यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करिएगा। ये दोनों थे, ये हाइब्रिड डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, ये हाइब्रिड डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, क्योंकि इसके अंदर N15 N14 दोनों आ रहे हैं। सॉरी, ये हाइब्रिड डीएनए दे देगा आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में या स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसको कहेगा कि NH4Cl हैवी आइसोटोप के अंदर हम क्या करा रहे हैं, बार बार रेप्लिकेट करा रहे हैं, एक जनरेशन तक या 2 जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक। तो हमें बताइए कि लाइट डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हैवी डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड हाइब्रिड डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आई होप सो इसके बाद आप वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, इजिली हो जाएंगे आपसे। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन मोड होता है। सेमी कंजर्वेटिव तरीके से हमारा डीएनए क्या करता है बेटा, रेप्लिकेट करता है। जब बेटा सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता है सर, तो अब हमें ये समझना है कि वो किस प्रोसेस से करता है, कैसे कैसे उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिससे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग होते हैं, फिर उनके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं। ये सब कैसे होता है, कौन से एंजाइम इस काम को करवाने में हेल्प करते हैं, अब हम वो सब देखेंगे। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस डीएनए रेप्लिकेशन. We have seen the model, that is semi-conservative mode of DNA application given by Michel and Stahl. What is the basic concept involved in the DNA replication? Now we will see the mechanism. How is this process initiated one by one? See, firstly, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से बेटा काम शुरू होता है, नहीं होता है? बिल्कुल सर। रेस भी स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, सेम वैसे ही। अब मैकेनिज्म, जब हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो डीएनए के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां से हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। यस और नो? यस। जब स्टार्ट होगा बेटा, उन पॉइंट्स को हम क्या बोल लेंगे, उन पॉइंट्स को बोल लेंगे ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेटा दो हमारे पास दिए गए, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। देखिए एनसीईआरटी में जो रेप्लिकेशन दी गई है वो डिटेल में दी गई है अबाउट द प्रोकैरियोट्स। इकोलाई का एग्जांपल लेके प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को डिटेल में बताया गया है। यूकैरियोट्स के बारे में यहाँ पे एक दो ही बातें हैं। एक तो बात सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो कितनी ORI इन्वॉल्व होती है यूकैरियोट्स में, कितनी प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो बेटा जब प्रोकैरियोट्स की ORI देखते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ORI होती है, सिर्फ एक ORI होती है जहां से अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। बेटा यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ORIs होती है, ORI होती है, मल्टीपल ORI साइट्स मल्टीपल होती है, एक से ज्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है सर। दूसरी चीज है बेटा, दूसरा जो काम होता है वो है एक्टिवेशन। किसका एक्टिवेशन सर? एक्टिवेशन बेटा, एक्टिवेशन न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। देखिए जब
डीएनए रेप्लिकेशन की बात आई तो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ वेरी यू कैन से एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसके अंदर एनर्जी खर्चा काफी ज्यादा होता है। खर्चा काफी ज्यादा होगा तो खर्चा हमें प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा भाई। अगर तुम खर्च ज्यादा करते हो तो तुम्हें कमाना भी तो ज्यादा पड़ेगा बेटा। समझे नहीं समझे? अगर आपके जो रोजमर्रा की चीजें आप ज्यादा महंगी चीजों के शौकीन है तो आपको उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा फॉर बिकम ए गुड सक्सेसिव पर्सन। सेम वैसे बेटा सेल को अगर डीएनए रेप्लिकेशन करनी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन इज अ वेरी एनर्जेटिकल प्रोसेस। अगर ऐसी बात है सर इसी काम के लिए, उसमें से एक मेन काम के लिए ही तो हम ये काम करा रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेटा कैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स देखिए, डीएनए डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और टीएमपी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सारे के सारे मोनोफॉस्फेट्स बेटा प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, but they cannot produce much energy because they are present in the monophosphate form, and that monophosphate form cannot give you much energy because they are this phosphate is connected via yes phosphoester bond. Now two more bonds will be created and it will be created into ATP. It will be created into DATP. This will be converted into DCTP. This GMP will be converted into ZTP. Another one TMP will be converted into TTP. सर ये कन्वर्ट तो हो जाएंगे लेकिन कन्वर्ट करवाएगा कौन? कोई तो एंजाइम होगा इनके ऊपर, कोई तो सबस्ट्रेट की तरह करेगा इनके लिए। यस क्या करेगा बेटा, हमारे पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इनको फॉस्फेट्स प्रोवाइड करेगा। सर इस प्रोसेस को कोई एंजाइम भी कैटालाइज करेगा? यस बिल्कुल करेगा बेटा। उस एंजाइम का नाम होगा फोस्फोराइलेज एंजाइम। क्या नाम होगा बेटा? फोस्फोराइलेज एंजाइम। अब सर हमारे पास ये एक्टिवेटेड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स तो आ गए, अब सर इनका काम क्या है डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर? देखिए बेटा एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है दैट दे हैव द डुअल रोल। दो रोल होते हैं इसके। सबसे पहला तो हमने अभी पढ़ लिया, हमने अभी डिस्कशन किया कि एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है तो बेटा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सेल्स को एनर्जी एटीपी ये न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करा के हो गई, एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम एनर्जी प्रोवाइड कराने का। ठीक है सर। दूसरा काम क्या है सर इनका, जो आप कह रहे थे कि इसका डुअल रोल है? डुअल रोल ये बेटा कि ये एक्ट करता है एज ए सबस्ट्रेट, एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द न्यूक्लियोटाइड एडिशन ऑन डीएनए डॉटर स्ट्रैंड। जो डीएनए का एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसके ऊपर एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं। बेटा एडिशन है, एडिशन को ऐसे लिखता हूं, समझे? आदत बन चुकी है, यू कैन से एवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, ये एडिशन है। तो दो काम हो गए, एनर्जी प्रोवाइड कराने का, एक्ट करते हैं एज ए सबस्ट्रेट फॉर द एडिशन ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द यस डीएनए डॉटर स्ट्रैंड। गॉट इट? ना बेटा अब हम आगे करेंगे, ये दो स्टेप्स हो गई। अब हम देखेंगे एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। हमने दो स्टेप देख लिया, हमने ओआरआई जहां से चीज शुरू होगी वो भी देख ली, फिर उसके बाद एनर्जी कहां से मिलेगी, सबस्ट्रेट्स कहां से आएंगे डॉटर स्ट्रैंड्स के लिए वो भी देख लिया रेप्लिकेशन में। अब हम आगे जो देखेंगे, हम देखेंगे एंजाइम मींस कामों को करवाएगा कौन, ज्यादा तेजी से इन कामों को करवाएगा कौन, वहां पे चलते हैं बेटा। तो अब हमारा जो डिस्कशन शिफ्ट होगा वो डिस्कशन हम करेंगे आगे बेटा एंजाइम्स के ऊपर, मेन जो हमारे डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स हैं। तो उसके अंदर बेटा सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एंजाइम से रिलेटेड, तो एंजाइम से रिलेटेड बात करेंगे। एंजाइम्स के अंदर देखें तो जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, सबसे पहले जिस एंजाइम का मैं नाम लेना चाहूंगा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, वो होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सर ये क्या काम करता है? ये बेटा डीएनए के अंदर, डीएनए के डॉटर स्ट्रैंड्स के अंदर, जैसे ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है,
ये बेटा देखिए ये काम करता है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इस पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर मान लें यहाँ पे ATGCG ये लगा हुआ है एक स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। तो जो डॉटर स्ट्रैंड होगा इसका, उस डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर जो ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड होगी, ए के अपोजिट में T जो डबल बॉन्ड से कनेक्टिंग हुई, T के अपोजिट में A, G के अपोजिट में C, C के अपोजिट में G, G के अपोजिट में C, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं बेटा यहाँ पे इस डॉटर स्ट्रैंड के अंदर, ये डॉटर स्ट्रैंड बेटा, डॉटर स्ट्रैंड के अंदर इन न्यूक्लियोटाइड्स को जो ऐड कराता है वो यही कराता है, और इसका नाम सर ये पूरा ऐसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों है? देखिए डीएनए पॉलीमरेज तो इसलिए क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा रहा है, यहां तक ये बात समझ गए। और किसके ऊपर करा रहा है, किसके ऊपर डिपेंड होकर करा रहा है? इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? तो टेम्पलेट क्या है बेटा? इसका डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो सर क्या दोनों के अंदर ही, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर यही है? जी बेटा, मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम आपका यही है, बस फर्क है जो पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स की बात करें जो आपके एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में मेंशन्ड है, तो 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज हैं, 3 तरह के, 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको वहां तक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है। मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा है कि आपको कितना पढ़ना है सिर्फ वो जरूरी है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं भटकना है कि सर उसमें तो ये है उसमें तो वो है। बेटा स्टफ बहुत ज्यादा है, पूरा समंदर है सिलेबस का, आपको क्या पढ़ना है उसके अंदर से जो आपका सिलेक्शन करा सकता है, आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 3 तरह के एंजाइम्स, 3 तरह के डीएनए पोल हैं, डीएनए P1, डीएनए P2, डीएनए P3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है सर, ये 3 है, और इन 3 में भी बेटा जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3, दिस इज द मेन एंजाइम, this is the main enzyme, this is the DNA dependent DNA polymerase 3 is the main DNA replicating enzyme। सर ये दोनों क्यों नहीं है? सर भाई बात ये भी तो आ सकती है, सॉरी ये दोनों क्यों नहीं है कि डीएनए P1 और डीएनए P2 ये क्यों नहीं है? होने को डीएनए P3 क्यों है? तो देखिए बेटा जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, उसके 2 फीचर्स मेन होते हैं आपके, कौन कौन से? सबसे पहला फास्ट होना चाहिए, और दूसरा फीचर क्या है बेटा? वो एक्यूरेट होना चाहिए। देखिए अगर चीजें एक्यूरेट नहीं होंगी, सही एडेनिन के साथ में अगर थाइमिन ही नहीं जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन नहीं जुड़ेगा, और कहीं भी एक भी बेस पेयर पे दिक्कत आ गई तो बेटा क्या आ जाती है? म्यूटेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? म्यूटेशन, जो डिफरेंट जेनेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या करती है? लीड करती है। तो सर हमने इस एंजाइम को क्यों लिया? क्योंकि ये बेटा ये एंजाइम फास्ट भी है। क्यों है सर फास्ट? एज एनसीईआरटी मेंशंस ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। 1 सेकंड में कितने बेस पेयर्स को ऐड करा सकता है बेटा? 2000। यस, कितने? 2000 बेस पेयर्स को क्या करा सकता है? ऐड करा सकता है। एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो ये एक्यूरेट कैसे है? ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ये इसकी जो एक्यूरेसी पावर है, मैक्सिमम एक्यूरेसी पावर, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसकी। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो क्या होगा? इफ नॉट एक्यूरेट देन डीएनए रेप्लिकेशन, अरे ये मार्कर की दिक्कत आ रही है, डीएनए रेप्लिकेशन विल बी इफेक्टेड एंड इट विल रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, और इन म्यूटेशन के कारण डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगे। डिफरेंट जेनेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा? आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात है। इसलिए ये आपका जो मेन एंजाइम है डीएनए P3 को लिया जाता है, डीएनए P3 को लिया जाता है। एक और इस एंजाइम के बारे में बात रह गई कि जो डीएनए P3 है बेटा, डीएनए P3 हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या करता है बेटा? ये
वर्क करता है, इसकी जो काम करने की डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। और भी है सर? बिल्कुल है बेटा। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है हमारा बेटा हेलिकेज एंजाइम। कौन सा है बेटा? हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करता है सर? इट हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, ये बेटा जो आपका डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है उसको अनवाइंड करने में हेल्प करता है, उसको खोलने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स वो क्या कर सके, ऐड कर सके। हम अभी आगे देखेंगे, अभी तो हम फंक्शंस लिख रहे हैं इनके, मैकेनिज्म की कंप्लीट देखेंगे ये कैसे कैसे काम होता है। तीसरा, ठीक है सर, हेलिकेज हो गया। हेलिकेज के बाद बेटा आते हैं आपके SSBP। व्हाट इज दिस सर? दिस आर दी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या कराते हैं बेटा? ये डीएनए के स्टेबलाइज कराते हैं। देखिए यहां पे ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर क्लेडर लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए। ठीक, ये डीएनए के मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे ओपन अप कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ओपन अप कर दिया। जब हमने इसको ओपन अप कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, वाई शेप में। वाई शेप में ऐसा दिखाई देगा तो बेटा दोबारा से यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे इसके अपोजिट में क्या होगा? जी, इसके अपोजिट में सी, इसके अपोजिट में टी होगा। ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच हो गए एक दूसरे से, ये भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से। इसको ऐसे ना दिखा के हम ऐसे दिखाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या था? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था। ये बॉन्ड हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये चीजें भी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। लेकिन ये दोबारा से क्या कर सकते हैं? दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ दोबारा से क्या कर सकते हैं? एडअप हो सकते हैं। इसी एडअप से बचाने के लिए, इसी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को खत्म करने के लिए हर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर SSB आ जाती है, ये SSBP। दीज आर दी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और इसको जो ओपन अप करने का काम किया था वो किसने किया था? हेलिक्स ने किया था। यस, किसने? हेलिक्स ने। ठीक है सर, समझ गए। अब तीसरा एंजाइम कौन सा होता है सर? थर्ड इज दी टोपोआइसोमरेज। कौन सा है बेटा? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या काम कराएगा सर? टोपोआइसोमरेज देखिए, जब भी आप एक कोइल्ड चीज को, बहुत ज्यादा कोइल्ड है, उसको जब आप धीरे धीरे खोलते जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सुपर कोइलिंग डेवलप हो जाएगी, गांठ बन जाएगी, जिसे हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं क्या बन जाएगी? एक गांठ बन जाएगी, एक मजबूत गांठ बन जाएगी। उस गांठ को खोलने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज दी टोपोआइसोमरेज। उसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे? टोपोआइसोमरेज it helps in releasing the negative supercoiling of DNA। सुपरकोइलिंग, नेगेटिव सुपरकोइलिंग ऑफ डीएनए बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो टेंशन ऑफ दी डीएनए। इट हेल्प्स इन रिमूव द टेंशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट हो जाएगी, उस टेंशन को रिमूव करने के लिए क्या काम आता है? टोपोआइसोमरेज। उस टोपोआइसोमरेज का ही एक दूसरा नाम है दैट इज डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए गायरेज इन दी प्रोकैरियोट्स। टोपोआइसोमरेज इन यूकैरियोट्स एंड डीएनए गायरेज इन दी प्रोकैरियोट्स, जो टोपोआइसोमरेज का काम करता है। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक के एंजाइम्स हो गए हैं। अब सर आगे और भी एंजाइम्स है? बिल्कुल बेटा, आगे और भी एंजाइम्स है। कौन से एंजाइम्स है सर? अब आगे बेटा आपका एक तो एंजाइम बचता है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आगे जाके जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, और एक बचता है आपका बेटा प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, अब हम वो दोनों एंजाइम्स को देखेंगे। ठीक है, यहां से काम चल जाएगा। डीएनए डिपेंडेंट, अब अगला एंजाइम्स देख रहे हैं हम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगला एंजाइम हमारा कौन सा होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और इसको हम क्या बोल देते हैं? आरएनए प्राइमेज। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, कहीं पे लिखा हो जाता है, किसी किसी बुक में जब आप पढ़ेंगे इसको आरएनए प्राइमेज भी बोल दिया जाता है। क्या काम कराता है ये काम कराता है सर एडिशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब कहीं सर आप तो हम रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बना रहे थे, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का काम कहां से आ गया?
वो अभी हम जब आगे कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ काम करता है, तब वहां पर बताएंगे आपको। ठीक है, अभी तक के लिए आप देखें कि एडिशन कराता है किसका, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का। एक और एंजाइम बच गया, बिल्कुल बचता है सर, कौन सा बचता है सर, दैट इज द डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम helps in binding the DNA strands, जोड़ने का काम करता है दो डीएनए स्ट्रैंड्स को। ठीक है बेटा, तो ये काम था हमारा एंजाइम्स का। ये हमारे मेन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते थे किसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अब हम एक कंप्लीट विद द डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन समझेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स की बात, we will see the pure diagrammatic process in which how DNA replication process initiates and how it proceeds। देखिए हमने theoretical portion कवर कर लिया है DNA replication का, अब हम इसका diagrammatic portion देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैसे इनिशिएट किया जाता है, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, शुरुआत भी और फिर इसको आगे प्रोसीड किया जाता है। तो देखिए ये हमारे पास हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, ए टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी ट्रिपल डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। देखिए असल में डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है हमारा वो ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छे से समझ में आ सके इसलिए इसको एज ए लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है सर, ओके जी सर। सबसे पहले हमारा जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, वो करेगा जी हेलिकेज। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज। हेलिकेज क्या कराएगा सर, द हेलिकेज कराएगा, हेलिकेज इन जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से को अलग कर देगा। मींस इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल वे में मैं बोल सकता हूं कि क्या काम कराएगा, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम ये आगे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस एक जगह पे समराइज हो जाए उसकी कोशिश करेंगे। ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। ओके सर, जब ब्रेक करेगा तो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इज 5 प्राइम, दैट इज 3 प्राइम, ओके, that is 3 prime, that is 5 prime। okay, now अब हम मान लीजिए यहां तक इन 3 बेस पेयर्स तक हमने इसको क्या किया है, यहां पे सेपरेट आउट किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काम होगा। ठीक है जी, यहां पे आपका G था, यहां पे आपका A है और यहां पे T था। ठीक है, यहां पे A, यहां पे T, यहां पे C, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, बिल्कुल हो गए जी। ठीक है सर, अब काम कैसे होगा, अब ये होगा बेटा, अब दूसरा जो एंजाइम आएगा, वो दूसरा एंजाइम कौन सा एंजाइम होगा बेटा, वो होगा आपकी SSBPs, SSBPs, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या काम करेंगी ये बेटा, ये स्टेबलाइज करेंगी, स्टेबलाइज दी डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स, so that they do not form bond with each other। ठीक है, डीएनए ये जो ए है ये टी के साथ दोबारा बॉन्ड ना बना ले, टी ए के साथ ना बना ले, सी जी के साथ दोबारा बॉन्ड ना बना ले, क्योंकि है तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ही। इस चीज से रोकने के लिए क्या आएंगी, SSBPs। ये SSBPs इन न्यूक्लियोटाइड्स को बोल सकते हैं, इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करेंगी, स्टेबलाइज करेंगी। ठीक है, इसको मैं आगे बना देता हूं, सॉरी यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ये जब हमने लिखा है आगे तो हम इसको आगे ही ड्रॉ कर देते हैं ताकि एक डायग्राम फ्लो के अंदर चले। ओके, सो दोबारा जब हम करेंगे तो ये ऐसे कुछ होगा, ये आपका 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, here is the G, here is the A, here is the T, A, T, C। अब जब SSBP आएंगी तो इनको
स्टेबिलाइज करा देंगी, ये इसको स्टेबिलाइज, SSBPs के मॉलिक्यूल्स हो गए, SSBP। ठीक है जी, दो एंजाइम्स के काम हमने देख लिए सर, हेलिकेज का भी, SSBP का, इस ऑर्डर में ही काम कर रहे हैं, दूसरे में ये आ गया आपका सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आपका एंजाइम जो आएगा वो एंजाइम आएगा बेटा RNA पॉलीमरेज, दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज और दी RNA प्राइमेज एंजाइम। ओके, इसके बाद की जो स्टेप है वो कुछ ऐसे चलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा RNA प्राइमेज। कौन सा एंजाइम आएगा? RNA प्राइमेज। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमें RNA प्राइमेज की और यू कैन से DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए बेटा, जो आपका मेन DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो क्या है बेटा? DNA पोल थर्ड। जो DNA पोल थर्ड है ना, ये बेटा इसको वर्क करने के लिए एक स्ट्रैंड की जरूरत पड़ती है। ये वर्क को इनिशिएट नहीं करा सकता, ये काम को इनिशिएट नहीं करा सकता, आगे प्रोसीड करा सकता है। क्या करा सकता है? ये काम को आगे प्रोसीड करा सकता है। शुरुआत कराने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? RNA प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। RNA प्राइमेज क्या करेगा? डॉटर स्ट्रैंड्स के ऊपर RNA न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर देगा। जो डॉटर स्ट्रैंड बनाएंगे उसके ऊपर RNA न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देंगे। उन RNA न्यूक्लियोटाइड्स को आगे जो बढ़ाने का काम है, डॉटर स्ट्रैंड को आगे प्रोसीड करने का काम है, वो कौन करेगा? DNA पॉलीमरेज करेगा। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? RNA प्राइमेज करेगा वाया एडिशन ऑफ द RNA प्राइमर्स। ओके, तो सर ये काम क्या करेगा? ये करेगा एडिशन ऑफ RNA प्राइमर बोल दो और न्यूक्लियोटाइड बोल दो। RNA के न्यूक्लियोटाइड्स को या RNA का एक छोटा सा प्राइमर होता है, एक छोटा सा, एक 7 से 10 बेस पेयर का DNA स्ट्रैंड, एक 7 से 10 बेस पेयर का स्ट्रैंड, वेदर इट बी RNA और DNA। ठीक है, मेनली RNA प्राइमर यूज करते हैं हम। RNA का ही प्राइमर होता है 5 से 7 बेस पेयर का, जिसके अंदर RNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओके, तो सर इसके बाद कैसे आएगा? यहाँ पे ये काम ऐसे चलेगा बेटा। देखिए, इसी को मैं आगे जब बढ़ाता हूं तो आपका ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। यहां पे बेटा T A G A T और C। ठीक है, तो शुरुआत के हम यहाँ पे 2 बेस पेयर काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में 3 लिए हैं, तो हम 2 को काउंट कर लेते हैं कि 2 बेस पेयर के ऊपर यहाँ पे। और बेटा देखिए, जब भी कोई नई चीज ऐड होनी होती है वो हमेशा किस एंड पे ऐड होती है? 3 प्राइम एंड पे ऐड होती है। ठीक है, जो RNA का प्राइमर है वो इस 3 प्राइम एंड के ऊपर यहाँ पे इस वाले स्ट्रैंड पे क्या ऐड कराएगा? C, और यहाँ पे क्या ऐड कराएगा बेटा? U, बिकॉज इन RNA एट द प्लेस ऑफ थाइमिन एयर प्रेजेंट इज द यूरेसिल। जो इसके साथ में डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रैंड आ जाएगा? 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अब इसी के जस्ट अपोजिट में देखिए, यहाँ पे कौन सा स्ट्रैंड है? यहाँ पे कौन सा एंड है? 5 प्राइम। यहाँ पे कौन सा एंड है? 3 प्राइम। मीन्स यहाँ पे आपका कौन सा एंड मिलेगा? 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लिख देता हूं। ये मॉलिक्यूल्स कौन से आपके? A, ये T। ठीक है, इस एंड पे क्या ऐड होगा? इस एंड पे U ऐड होगा और इस एंड पे क्या ऐड हो जाएगा? A, जो क्या है? एक RNA का प्राइमर। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई। अब सर तीसरा जो काम आप बोल सकते हैं वो काम क्या होगा कि अब इस जो RNA का जो ये प्राइमर था, इसको आगे की तरफ क्या किया जाएगा? इनिशिएट किया जाएगा, आगे की तरफ प्रोसीड किया जाएगा। और अब हमारा एंजाइम आएगा DNAP थर्ड, मेन जो है हमारा एंजाइम। और ये क्या काम कराएगा? ये कराएगा सर एडिशन ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स। ये DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कराएगा? ऐड कराएगा। अब DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराएगा और डायरेक्शन क्या होगी? स्पेसिफिकली दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बहुत जरूरी है, मैक्सिमम ऑफ द इंपॉर्टेंस इसकी डायरेक्शन, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन के बेस पे हम लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्लासिफाई करेंगे। ये देखिए कैसे होगा, अब क्या होंगे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए, अब मैं इसी चीज को आगे जो काम करेगा उसको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका DNA का स्ट्रैंड यही था, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहां पे क्या था बेटा? यहां पे सर G था अपने,
यहाँ पे सर A था, यहाँ पे T था, यहाँ पे A, यहाँ पे T, इसको पीछे लिखिए, यहाँ पे T था और यहाँ पे सर C था। ठीक है, यहाँ पे सर आपने प्राइमर ऐड कर दिया था, यहाँ पे बेटा प्राइमर ऐड हो गया था C, और यहाँ पे U, ये कौन सा प्राइम था 5 प्राइम 3 प्राइम में, और यहाँ पे प्राइमर U ऐड हुआ था सर, और यहाँ पे प्राइमर कौन सा ऐड हुआ था बेटा, यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ था एडेनिन। और ये इसको फिर से पीछे करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने में दिक्कत आएगी, टी स्पेस की कमी पड़ेगी। देखिए इसको भी, ये एडेनिन है, अब एडेनिन और यूरेसिल के बीच में 2 बॉन्ड बनेंगे, थाइमिन और इसके बीच में यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड। गुड, ध्यान रखिए बोर्ड पे, ए से यू के बीच में भी डबल बॉन्ड, टी से ए के बीच में भी कितने, डबल बॉन्ड। वेरी गुड। अब क्या काम होगा, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है सर, यहाँ पे है आपका 5 प्राइम डॉटर स्टैंड का, ये है सर 3 प्राइम। तो सर अब इसको आगे की डायरेक्शन में इनिशिएट करा दिया जाएगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जब डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे अब क्या ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे अब ऐड हो जाएगा, ये 3 प्राइम एंड यहाँ शिफ्ट होगा, और जो सी के अपोजिट में है मॉलिक्यूल, उसके ऊपर क्या ऐड हो जाएगा बेटा, जी ग्वाइनाइन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसके काम को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो 3 प्राइम हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ए एडेनिन हो जाएगा। तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस स्ट्रैंड के ऊपर जब हम आगे इसको अनवाइंड करेंगे, आगे जब अनवाइंड करेंगे बेटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर हो चुका है बोर्ड पर, तो हम इसी चीज को अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या काम होंगे। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड हम आगे ही डिनोट करेंगे इसके अंदर। तो ये जो इमेजेस हैं आपके सामने, ऐसे ऐसे आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी। एक बार यहां तक समराइज कर लीजिए। सबसे पहले हेलिकेज ब्रेक करेगा बॉन्ड्स को, किनके, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। ये एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क के बाद एसएसबीपी आएंगी, एसएसबीपी स्टेबलाइज कर देंगी किसको, इन डीएनए स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज कर देंगे। ये डीएनए स्ट्रैंड स्टेबलाइज हो गए, बिल्कुल हो गए सर। डीएनए स्ट्रैंड स्टेबलाइज होने के बाद सर क्या आएगा, आरएनए प्राइमेज आएगा। आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, एडिशन कर देगा किनका, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करने के बाद सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो अब लीडिंग से लैगिंग स्ट्रैंड्स बनेंगे, जो हम अपनी आगे आने वाले प्रोसेस के अंदर देखेंगे। तो यहां तक की बातें क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हम इसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इन्हें मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं, यहां तक नोट कर लेंगे आप सभी। तो अब जब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे सर, तो ये काम कैसे होगा, अब मैं इसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा सर, अब यहां पे जब इस काम को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, मैं इसी पे डिनोट कर देता हूं सबसे पहले तो लीडिंग और लैगिंग को, फिर बाद में आगे देखेंगे। तो देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जब आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, तो इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर, पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये वाले स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो रेगुलर होती रहेगी। बार बार आपको आरएनए का प्राइमर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बार ओपन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ये रेप्लिकेट कर देगा। सो दिस इज योर लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज योर लीडिंग स्ट्रैंड, और यू कैन से कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, और यू कैन से कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि जो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है। एंड अनदर इज द लैगिंग स्ट्रैंड और द डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड बोल दो या फिर बोल दो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, समझ गए यहां तक? ठीक है सर। अब इसके बाद क्या होगा सर, अब इसके बाद जब हेलिकेज एंजाइम इसको आगे की तरफ और ओपन करेगा, तो हमारे सामने क्या एक इमेज आएगी। वो इमेज क्या आएगी, वो इमेज ये आएगी बेटा। जब इसको हेलिकेज आगे की तरफ और ओपन करता हुआ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास टेंशन क्रिएट होगी। सबसे पहले हमारे पास जब इसको ओपन कर चुके होंगे तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी। उस टेंशन को ब्रेक करने के लिए, उस टेंशन को ही ब्रेक करने के लिए हमारे पास, मैं यहीं पे मैं इस टेंशन को यहीं पे डिनोट कर देता हूँ ताकि आ गया हमारे पास। यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, एक टेंशन, यू कैन से टेंशन और यू कैन से सुपर कोइलिंग। सुपर कोइलिंग, नेगेटिव सुपर कोइलिंग है। अब इस नेगेटिव सुपर कोइलिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास टोपो आइसोमरेज और यूसे डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट्स काम करेगा। इस टोपो आइसोमरेज इस
क्या काम करेगा सर, ये सुपर कोइलिंग को रिमूव कर देगा, सुपर कोइलिंग को रिमूव कर देगा। जैसे ही सुपर कोइलिंग को रिमूव करेगा तो हमारे सामने कुछ ये वाला काम आ जाएगा, सुपर कोइलिंग रिमूव हुई, हेलिकेज आके काम करेगा अपना। ये आपका 3 प्राइम बेटा, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है। वो लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे G है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे T और यहाँ पे C। जब हम ये बना चुके हैं स्ट्रैंड्स, RNA प्राइम इस काम कर चुका है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड U, ये 5 प्राइम, डीएनए पोल अपना काम आगे कर बढ़ा चुका है 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, ये डबल बॉन्ड A है, और यहां से आपका काम इनिशिएट हुआ था, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम, ये G, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये A डबल बॉन्ड, और यहाँ पे U डबल बॉन्ड। यहां तक की बात समझ गए? यस सर समझ गए, वेरी गुड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इस डायरेक्शन में तो आगे बढ़ जाएगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा आपका, और ये वाला लैगिंग कहलाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है सर। अब देखिए बेटा, जब हम इसको आगे और ओपन करेंगे तो आगे मान लीजिए हमारे पास ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। जब हम इसको आगे और ओपन करेंगे, जब इसको हम आगे और ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। ये जब इसको हमने आगे और ओपन कर दिया तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, 3 प्राइम, यहाँ में हमारे पास G है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, इसको हम और ओपन कर चुके हैं, इस T को नहीं चली लीजिए, T है, यहाँ पे अपने पास C है, सॉरी G है, यहाँ पर अपने पास C है, यहाँ पे अपने पास C है। ये आगे हमने और ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास G है, यहाँ पे G है, यहाँ C है, यहाँ A था, यहाँ T एंड यहाँ C। ठीक है सर। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आगे यहाँ तक बढ़ा चुके थे, ये ट्रिपल बॉन्ड C सर, ये डबल बॉन्ड U सर, ये डबल बॉन्ड A सर, क्योंकि इसके साथ में यही बनेगा। और यहाँ पे हम ये बढ़ा चुके थे, ये 3 प्राइम था हमारा, ये सॉरी यस ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, क्योंकि इसके अपोजिट में आएगा ही, तो ये U आएगा सर यहाँ पे A है, यहाँ पे अपना G था। तो सर अब देखिए लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी डीएनए पोल को, वो इसको आगे की तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ रेप्लिकेट कराता जाएगा। रेप्लिकेट जब आगे की तरफ इसको कराता जाएगा डॉटर स्ट्रैंड को, तो यहाँ पे क्या आएगा, G इसको ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ भी G इसको ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ C इसको ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन अब यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई कि जो आरएनए का प्राइमर हमने लगाया था वो ये है, ये आरएनए का जो हमने प्राइमर यहाँ पे लगाया था, ये आरएनए का प्राइमर को अब आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आगे यहाँ पे डीएनए खत्म हो चुका है। आगे यहाँ पे डीएनए क्या हो चुका है बेटा? खत्म हो चुका है, डीएनए खत्म हो चुका है। तो अब दोबारा से हमें आरएनए का प्राइमर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन 5 प्राइम और इस साइड में 3 प्राइम बेटा, साइड में 5 प्राइम 3 प्राइम, ये C ट्रिपल बॉन्ड से, और इस साइड में भी C ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। फिर जाके इसको डीएनए पोल आगे की तरफ क्या करेगा, इनिशिएट रेप्लिकेट कराएगा। तो बेटा ये जो हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बनेंगे, ये हमारे पास दो अलग अलग क्या बनेंगे, स्ट्रैंड्स बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इसी वजह से जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन, जो कंटिन्यूस की प्रोसेस है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। समझे? एक बार दोबारा से क्विकली रिकैप करेंगे। देखिए शुरुआत में हमारे यहाँ पे क्या ऐड हुए थे, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स ऐड हुए थे। इस साइड में सॉरी, ये इस साइड में आरएनए का प्राइमर ऐड हुआ था, ये आरएनए का प्राइमर ऐड हुआ था और इसने आगे काम किया था। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसको आगे की तरफ इनिशिएट कराएगा, रेप्लिकेट कराएगा। टेंशन जो है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग जो है, टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज एंजाइम रिमूव करेगा। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जैसे जैसे हेलिकेज ओपन करता जाएगा, डीएनए पोल इसी
स्ट्रैंड्स को आगे की तरफ क्या करता जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ाता हुआ जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या दिक्कत आएगी, जैसे ही हम इसको आगे खोल लेंगे तो हमारा आरएनए प्राइमर तो यहाँ पे खत्म हो चुका, क्योंकि देखिए डीएनए पोल की डायरेक्शन यहां से यहां है, तो यहां तो आगे कोई है, कुछ है ही नहीं ना, सबस्ट्रेट ही नहीं, कुछ काम करने के लिए टेम्पलेट ही नहीं है, खत्म हो गया। टेम्पलेट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हम दोबारा से क्या ऐड करना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ेगा, वो आएगा फिर यहां तक ही काम करेगा। ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ऐसे ही पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड के ऊपर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स क्या होते जाएंगे, सिंथेसाइज होते जाएंगे, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या बोला जाएगा बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाएगा। अब इन्हीं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कराने के लिए, जोड़ने के लिए आगे एंजाइम आता है, और उस एंजाइम का क्या नाम है बेटा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या काम कराएगा, इट विल ज्वाइन दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बेटा ये क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे पास दो नए स्ट्रैंड्स बिल्कुल सिंथेसाइज हो जाएंगे, और मैं कंप्लीट ही बना देता हूं। दो नए स्ट्रैंड, दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल अपने पास सिंथेसाइज हो जाएंगे। दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, उसमें एक हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक हमारा डॉटर स्ट्रैंड होगा। सेम ऐसे ही इसमें भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड हो जाएगा, एक डॉटर स्ट्रैंड हो जाएगा। ये वाला कौन सा होगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड से बना हुआ 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इस डायरेक्शन में आप ये देखिए, दो हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, दोनों के अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किसने कर दिया था, डीएनए लाइगेज ने। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बचता है यहाँ पे, जो बिल्कुल आना चाहिए सभी बच्चों के दिमाग में, वो क्या है, वो ये कि सर यहाँ पे देखिए, जब हम प्राइमर्स ऐड करा रहे थे, तो प्राइमर ऐड करा रहे थे उस टाइम पे यहाँ पे मेनली फोकस कीजिए कि यूरेसिल आ रहा है, और डीएनए के अंदर कभी यूरेसिल नहीं हो सकता। डीएनए के अंदर हमेशा क्या मिलेगा बेटा, थायमिन मिलेगा। तो सर इसका क्या किया जाएगा, इन यूरेसिल्स का जो ये ऐड हो रहे हैं आरएनए के प्राइमर का, इनका क्या किया जाएगा बेटा, इनको भी रिमूव किया जाएगा। और सर इनको रिमूव कौन करेगा, मैं इसको एक बार यहां से हटा दूं। ओके, इनको रिमूव करने के लिए बेटा हमारे पास जो एंजाइम आता है वो आता है डीएनएपी सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड विल, ये क्या काम करेगा, रिमूव दी आरएनए primer, RNA nucleotides, RNA you can say nucleotides, and add the DNA nucleotide in किसके अंदर, इन डॉटर स्ट्रैंड के अंदर इन न्यूक्लियोटाइड को हटा के डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराने का काम करेगा। ठीक है सर, तो बेटा ये थी आपकी रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस। अब ये कहां पे होती है, ये नहीं होगी तो क्या होगा, हम इसका एक बार क्विक रिकैप्शन देखेंगे कि कहां पे होते हैं कहां पे नहीं। न्यूक्लियस में होती है बेटा, देखो ये तो सबको पता है कि डीएनए कहां पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये होगी भी कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होगी। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगी सर, तो न्यूक्लियस में भी तो सर न्यूक्लियस के अंदर जब ये होगी तो सेल जब डिवाइड कर रही होगी तो किस फेज में होगी। देखिए जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो दो फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन से वन इज द न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेकंड इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। वन इज द कैरियोकाइनेसिस, अनदर वन इज द साइटोकाइनेसिस। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस को भी हम बेटा जब सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारी सेल साइकिल के अंदर सबसे पहले हमारी G1 स्टेज, फिर हमारी S फेज, फिर हमारी G2 फेज, और फिर हमारी ये कंप्लीट M फेज होती है बेटा, और एक हमारी G0 फेज भी होती है जो इनएक्टिव फेज होती है। ठीक है, तो जो ये S फेज ऑफ सेल साइकिल होती है, इसके अंदर बेटा हमारी कौन सी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कराई जाती है। याद करो 11th क्लास, एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे होती है। ओके सर, समझ गए, यहां पे होती है, एस फेज के अंदर होती है। सर अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, ठीक है, सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन के अंदर कैरियोकाइनेसिस अगर ना हो, मतलब कि जब सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, लेकिन सर सिर्फ सेल आगे जाके दो में डिवाइड ना हो, मींस साइटोकाइनेसिस ना हो, तो सर उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बेटा जब डीएनए आपका रेप्लिकेट कर चुका है तो डीएनए का नंबर बढ़ चुका है,
डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, इंक्रीज होगा, नंबर नहीं बढ़ता, डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, सॉरी, डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो उस टाइम पे बेटा पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी बेटा, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। जब कब होगी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो। जब डीएनए रेप्लिकेशन तो हो जाए, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो जाए, लेकिन इसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस को एक सेल इनिशिएट ना करा सके। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, उस टाइम पे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होगी। और बेटा पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्लांट्स के अंदर फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है, एनिमल्स में पॉलीप्लॉइडी नहीं होती, एनिमल्स में नो पॉलीप्लॉइडी, बिकॉज पॉलीप्लॉइडी इज लीगल, पॉलीप्लॉइडी इज लीगल इन एनिमल्स। एनिमल्स कभी पॉलीप्लॉइड नहीं होते, प्लांट्स पॉलीप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं इस कंडीशन में, एनिमल्स इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप यू हैव